ओके गाइस, तो हमने देखा कि स्लैश फोल्डर के अंदर में हम लोग चले गए थे, सीडी किया था, चेंज डायरेक्टरी किया था, स्लैश किया था, तो स्लैश में चले गए। उसके बाद में हमने लिस्टिंग कर दिया एलएस, तो हमको ये टोटल 19 जो डायरेक्टरीज हैं वो हमें मिल गई। अभी हर डायरेक्टरी का एक स्पेसिफिक काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो देखेंगे कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है, उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले है बाइनरी डायरेक्टरी, ठीक है। अभी बाइनरी बिन डायरेक्टरी का ही मतलब होता है बाइनरी फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, जो भी मतलब लिनक्स के आप जितने भी कमांड है, जो भी आप, जैसे मैंने अभी ls करके कमांड यूज़ किया था लिस्टिंग करने के लिए, मतलब एक फोल्डर के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए मैंने ls कमांड रन किया था, एग्जीक्यूट किया था। तो क्या हो गया कि स्लैश डायरेक्टरी के अंदर में पूरे की पूरी क्या थी, 19 डायरेक्टरीज वो हमको दिखाई दी। तो ये सब चीज़, तो हर ये जो कमांड होता है, हर चीज़ जो कमांड है उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, बाइनरी फाइल्स है, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो जो फाइल्स है बाइनरी फाइल्स, वो आपकी बिन डायरेक्टरी में सेव होती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो और ये जो होता है ये यूज़र मोड के लिए, मतलब यूज़र मोड के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल यूज़र, जैसे हर्षल नाम का जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था, तो हर्षल नाम के यूज़र को कौन से कमांड वो एग्जीक्यूट कर सकता है, वो सभी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हर्षल नाम का जो यूज़र है उसको कुछ लिमिटेशंस है, सभी कमांड वो रन नहीं कर सकता, ठीक है, सभी काम नहीं कर सकता। तो उसको जिन चीज़ों का एक्सेस है वो सब चीज़ें, उनका जो बाइनरी फाइल्स है वो आपको स्लैश बिन में मिल जाएगी, उसका बाइनरी फाइल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एस बिन में। अभी एस बिन में भी सेम चीज़ है, ठीक है, बाइनरी फाइल्स है, लेकिन किसकी, रूट यूज़र की। रूट यूज़र को जिस जिस चीज़ का एक्सेस है, ठीक है, कमांड, जो कमांड्स, कुछ एक्स्ट्रा कमांड होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है, उसका जो सिस्टम का जो बाइनरीज है वो सब एस बिन में होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी देखने से पहले मैं आपको स्लैश बिन और मतलब बिन डायरेक्टरी और एस बिन डायरेक्टरी दोनों फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ कि उन दोनों के डायरेक्टरी के अंदर में क्या है। तो चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं बिन डायरेक्टरी में जाता हूँ तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें क्या है, ये सभी बाइनरी फाइल्स है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, ठीक है, जो नॉर्मल यूज़र जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो नॉर्मल यूज़र जो भी मतलब कमांड रन करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका जो बाइनरी फाइल्स है या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, वो यहाँ पर सेव होती है। देखिए इतनी सारी फाइल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेगा। अभी हम लोग देखते हैं एस बिन। एस बिन यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ये आ गया एस बिन। तो इसमें जो है रूट यूज़र जो होता है, ठीक है, उसको स्पेशल प्रिविलेज होता है, वो सब कुछ कर सकता है सिस्टम में, ठीक है। रूट यूज़र जो होता है, ही इज़ द सुपरमैन ऑफ द सिस्टम, तो वो उसको हर चीज़ का एक्सेस है। तो यहाँ पर ये एस बिन में मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, बाइनरी फाइल्स है, उन सब चीज़ों की, तो ये यहाँ पर सेव होती है, राइट। तो चलिए अभी फिर से चलते हैं हमारे एस बिन। तो अभी चलते हैं लिब में। लिब डायरेक्टरी, ये जो होता है ये लाइब्रेरीज होती है सिस्टम की। तो लाइब्रेरीज, कोई भी लाइब्रेरीज
डायरेक्टरी में क्या होता है कि एलडी या लिब से शुरू होता है कोई भी फाइल। अगर वो सिस्टम लाइब्रेरीज का अगर डायरेक्टरी का अगर कोई फाइल है, लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई फाइल है, तो वो फाइल आपका शुरू होता है एलडी या एलबी से, ठीक है। और जिसे यूज करते हैं बिन डायरेक्टरी एंड एस बिन डायरेक्टरी, इसे यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल और बाइनरी फाइल्स जो होता है वो आपके बिन और एस बिन डायरेक्टरी में होता है। तो बिन और एस बिन डायरेक्टरी में जब वो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद क्या होता है कि सिस्टम लाइब्रेरीज में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो सिस्टम कॉल जनरेट करता है और उसके बाद लिनक्स से कम्युनिकेट हो जाता है और लिनक्स जो है वो आगे प्रोसेसर की तरफ लेके जाता है उस प्रोसेस को। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होता है। तो लीब जो फाइल है वो एलडी या लीब से शुरू होता है। उसके बाद में इंस्टॉल कर्नल आर स्टोर्ड इन लीब मॉड्यूल, ठीक है। तो जो कर्नल आपका स्टोर है, ठीक है, इंस्टॉल है, मतलब बहुत सारे कर्नल होते हैं, कर्नल के अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो जो जितने भी कर्नल आपने इंस्टॉल किए हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो लीब मॉड्यूल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आपका लीब डायरेक्टरी के अंदर में मॉड्यूल्स नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जितने भी कर्नल इंस्टॉल्ड है वो सब आ जाते हैं। उसके बाद आपका अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो लिब 32 यूज होता है। अगर आपका लिब 64 बिट का आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम का, तो लिब 64 यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में 32 बिट का आर्किटेक्चर होता था हमारा जो सिस्टम है उसका। तो 32 बिट का अगर आपका लैपटॉप है तो फिर क्या होगा कि 32 बिट का लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो 32 बिट का आपको इंस्टॉल करना होगा। बट अगर 64 बिट का अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपका जो मशीन 64 बिट का है, तो 64 बिट का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना होगा। 62 बिट जो है वो फास्टर होता है 32 बिट से, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइब्रेरीज दी है, 32 बिट के लिए लाइब्रेरीज दी है, 64 बिट के लिए लाइब्रेरीज दी हुई है। तो बस यही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब लाइब्रेरी फाइल्स में क्या है आगे। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइब्रेरीज फाइल में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइब्रेरीज में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी फाइल्स है। उसके बाद आपका अगर कर्नल है, ठीक है, कौन सा कर्नल जो इंस्टॉल है वो आपके मॉड्यूल्स में होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कि सच में मॉड्यूल्स में है या नहीं। ये देखिए मॉड्यूल्स, ये डायरेक्टरी है मॉड्यूल्स डायरेक्टरी। तो मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग करेंगे लिब के अंदर, लिब फोल्डर के अंदर में मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है। तो इसमें देखेंगे क्या है इसमें। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 64 बिट का जो है 64 बिट का यहाँ पे कर्नल है, 2 कर्नल है, ठीक है। यहाँ पे 4.18.0 4.18.0 348.85, ठीक है, EL8 5 और ये EL8, ओके, ये EL8 है और ये EL8 5। तो 2 कर्नल्स अवेलेबल है यहाँ पे, इंस्टॉल है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप भी पता कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कितने कर्नल्स इंस्टॉल्ड है। तो मेरे सिस्टम में यहाँ पे अभी 2 कर्नल इंस्टॉल है। ओके गाइस, तो ये हो गया लाइब्रेरी डायरेक्टरी। उसके बाद में है हमारा ऑप डायरेक्टरी। ऑप डायरेक्टरी मतलब ऑप्शनल, ठीक है।
तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें ना कुछ मतलब कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मतलब ऑप्शनल सॉफ्टवेयर होते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर एड ऑन होते हैं, एप्लीकेशन एड ऑन एप्लीकेशन होते हैं या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होता है कि लिनक्स का जैसे गूगल, जैसे आप मोबाइल में देखते हो कि मोबाइल में एंड्रॉयड के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं प्ले स्टोर में, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में नहीं दिखेंगे, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर में नहीं होते अवेलेबल ड्यू टू सम रीजन। तो फिर क्या करते हो आप गूगल पे जाते हो और वहाँ से डाउनलोड करते हो, इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर वो लिनक्स में, लिनक्स की रिपोजिटरी में अगर वो पैकेज नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आपको वो इंटरनेट से आपको फिर वो उसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो यही है, या फिर ऐड ऑन करना, ऐड ऑन भी कुछ होता है, ठीक है। ऐड ऑन एप्लीकेशंस होते हैं, वो भी अगर आपको करना है तो आप इंटरनेट की मदद से आप लोग कर सकते हो। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उनका जो डिटेल्स है वो ऑप्ट में होता है, ठीक है, ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। तो इस डायरेक्टरी में वो होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम ऑप डायरेक्टरी में क्या है। ऑप डायरेक्टरी में देखते हैं। ओके, कुछ भी नहीं है ऑप डायरेक्टरी में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शनल सॉफ्टवेयर अभी ऑफ कोर्स हमने तो मतलब जस्ट मैंने इंस्टॉल किया था, इसमें तो कुछ सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड नहीं किया था, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप डायरेक्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट डायरेक्टरी है आपका बूट डायरेक्टरी। अभी बूट डायरेक्टरी में क्या होता है कि बूट लोडर फाइल्स होती है। अभी बूट लोडर फाइल्स मतलब जब आप आपका सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपका लैपटॉप अभी बंद है, आप अगर उसे स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो सिस्टम है वो बूट होता है, ठीक है, शुरुआत होती है। धीरे 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 सभी डिटेल्स जो है, सभी इंफॉर्मेशन फेच करता है, तो दैट इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। तो वो बूट लोडर जो फाइल्स है वो बूट नाम की जो डायरेक्टरी है वहां पर स्टोर होता है, ठीक है। तो हम लोग बूटिंग प्रोसेस जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो बूटिंग प्रोसेस में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा और तभी मैं आपको बूट डायरेक्टरी में क्या क्या है वो सब दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं अभी भी दिखा देता हूँ, वो कोई इश्यू नहीं है, बट उस समय हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग चलिए बूट का मैं दिखा देता हूँ। इसमें ग्रब होता है, देखिए इसमें ग्रब होता है, लोडर होता है और काफ़ी और बाकी की सपोर्टिंग फाइल्स होती है, सिस्टम की फाइल्स होती है। तो ये इसमें होता है, जब भी बूट होता है, सिस्टम शुरू होता है तो ये सब चीज़ें हो जाती है। चलिए फिर से ओके, लीव हो गया, ऑप्ट हो गया, बूट हो गया। ओके, ईटीसी मतलब कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपके ईटीसी फोल्डर में होता है, ईटीसी डायरेक्टरी में होता है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। उसके बाद में इट कंटेन स्टार्टअप एंड शट डाउन शेल स्क्रिप्ट विच इज़ यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। शेल स्क्रिप्ट का भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ठीक है, जो स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए प्रोग्राम के मदद करता है। उसके बाद ईटीसी मतलब एटसेट्रा नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ईटीसी मतलब एटसेट्रा, बट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईटीसी मतलब होता है एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इस फाइल में जाके उस सिस्टम का, उस सर्विस का या फिर उस एप्लीकेशन का, ठीक है, जो कोई भी सर्विस कुछ भी कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप आपके हिसाब से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद में एक्सटेंशन जो होता है उसका
डॉट कॉन्फ करके एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कोई भी जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट कॉन्फ। उसके बाद में ये etc/init.d, इसका मतलब होता है, ये init मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन डेमन मतलब, डीमन मतलब क्या होता है, आपने काफी बार शायद आपने सुना होगा डीमन, ठीक है। डीमन मतलब काफी बार यूज होता है, आप कभी काम किए होंगे आपने आपके ऑफिस में, आईटी कंपनी में या कहीं पे, या फिर आपने कहीं पे सुना होगा, तो डीमन होता है। तो डीमन मतलब क्या होता है, जो कोई सर्विसेज, कोई भी मतलब टास्क या कुछ भी आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में चलते रहता है, उसे हम लोग कहते हैं डीमन, ठीक है। तो उसको स्टॉप करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, तो उसका जो फाइल है, उसका जो डेटा है वो यहां पर होता है etc/init.d में। उसके बाद में etc/x11, अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा डेटा है जो विंडोज का है, ठीक है, विंडोज की कुछ फाइल है विंडोज की, तो वो आपके etc/x11 में स्टोर होगा। उसके बाद में होता है etc/scale। अभी स्केल मतलब होता है स्केलेटन, ठीक है। मतलब स्केलेटन कैसे हमारे बॉडी के अंदर में होता है, ठीक है, ना कि बॉडी के बाहर, स्केलेटन दिखता नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ फाइल्स होती है वो नहीं दिखती, मतलब वो होती है बट वो नहीं दिखती है, ठीक है। तो ऐसी जो फाइल्स होती है वो आपके स्केल में होती है। जैसे कि मैं अगर एक यूजर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, जैसे हर्षल नाम का यूजर क्रिएट मैंने किया है, वैसे ही अगर मैं राहुल नाम का यूजर क्रिएट करता हूं, तो राहुल की जो पूरी प्रोफाइल है, ठीक है, उसका लॉगिन लॉग आउट करने के लिए जो मतलब फाइल्स चाहिए, तो अगर मैं कोई भी क्या करेगा, अगर एक फाइल है, ठीक है, लॉगिन लॉग आउट प्रोफाइल पूरा उसमें आ जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर मैं उसको ही अगर डिलीट कर दूं, तो राहुल जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फाइल्स है ना, इसे ये दिखती नहीं है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हाँ मतलब ये शो नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो उसको अगर आपको देखना है तो आपको स्केल में जाना पड़ेगा, etc_scale में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा होम, ठीक है। तो होम से पहले मैं आपको etc का कुछ दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप etc देख सकते हो, ls etc में देखिए इतनी सारी फाइलें हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। कॉन्फ मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, tcsd समथिंग कुछ होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हो ये फाइल में जाके, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है etc में। ये देखिए कॉन्फ फाइल है, बहुत सारी कॉन्फ फाइल है। उसके बाद etc में init.d भी है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं ls करता हूँ etc init.d, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हैं, रीडमी दिया हुआ है ये रीड करने के लिए, और ये उसके फंक्शन, ठीक है। तो ये डीमन में जो कुछ चलता है ना, उसका ये फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे रीडमी दिया है, यहाँ पे वो आप पढ़ सकते हो क्या दिया। तो ये बाद में देखेंगे हम लोग, मतलब बहुत मतलब डीप में अगर गए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वैसे भी काफ़ी लंबा टॉपिक है आज का। तो इसके बाद में हम लोग चलिए देखते हैं कोई विंडोज़ का कुछ है क्या, etc, उसके बाद में x11 देखते हैं। तो ये विंडोज़ के कुछ फाइल्स है। उसके बाद कौन सा था, बूट etc, ओके स्केल। स्केलेटन, ओके। तो स्केलेटन देखिए अभी कोई भी स्केलेटन नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर होती है फाइल। ओके, ठीक है। तो अभी करंट स्लाइड, ओके। तो ये ETC में आ गए थे, अभी हम लोग आएंगे होम में। होम मतलब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये टिल्ड का साइन दिखाया था, ठीक है, टिल्ड का साइन दिखाया था। टिल्ड मतलब होता है होम यूजर। होम नाम की जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर में जो यूजर है, जैसे हर्षल नाम का यूजर मैंने बनाया था तो हर्षल होगा, ठीक है। तो हर्षल नाम के डायरेक्टरी के अंदर में जो कुछ चीज है ना वो टिल्ड है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, फिर से एग्जिट करता हूँ, अरे कितना है, ओके, ये मैंने अभी एग्जिट किया है। तो एक मिनट, टू थ्री फोर, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल्ड का साइन है। तो ये टिल्ड का साइन मतलब हम लोग अभी कहाँ है, तो हम लोग अभी है हमारे होम। ये देखिए ये टिल्ड का साइन है, ठीक है। अभी अगर मैं यही सब चीजें जो है वो आपको अभी दिखेगी, देखिए मैं अगर ls करके होम में जाता हूँ और उसके बाद यूजर है मेरा हर्षल, ठीक है। तो ये देखिए आपको सेम चीजें मिलेगी, क्योंकि आप लोग कहाँ पे अभी हर्षल के अंदर में फोल्डर में, ठीक है। तो ये होम हर्षल, इसका मतलब ही होता है ये टिल्ड, सेम चीज है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, आप हमेशा से कंफ्यूज, क्योंकि मैं काफी बार इससे कंफ्यूज होता था, तो ये आप हमेशा से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे ठीक है। लीप हो गया, बूट हो गया, etc, होम, रूट। तो रूट डायरेक्टरी इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर, ठीक है। जैसे होम जो होता है, ठीक है, ये जो होम है, ठीक है, तो इसके अंदर में होगा हर्षल, राहुल, ठीक है, जो कोई भी नाम है, जो कोई भी यूजर आप बनाओगे इसके अंदर में उसकी डायरेक्टरी होगी होम के अंदर में, ठीक है। अभी हर्षल के साथ में और एक यूजर है, वो है आपका रूट यूजर। तो रूट यूजर का भी डायरेक्टरी होना चाहिए। तो रूट यूजर का डायरेक्टरी होता है रूट डायरेक्टरी में। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर में जो होता है वो रूट यूजर का डायरेक्टरी होता है। मतलब रूट अगर यूजर है ना तो उसका एक फोल्डर बनेगा रूट नाम के फोल्डर के अंदर, सेम चीज है, ठीक है। हर्षल नाम का जो यूजर है तो हर्षल नाम की ही डायरेक्टरी बनेगी, लेकिन वो डायरेक्टरी किसके अंदर में होगी, होम नाम का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर, तो सेम चीज है। चलिए आगे चलते हैं। एसआरवी मतलब शॉर्ट फॉर्म है सर्विस का। जो भी सर्विसेज आप क्रिएट करोगे आगे जाके, हम लोग काफी सारे जो सर्वर्स हैं वो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, हम बिल्ड करने वाले बहुत सारे सर्वर्स। तो उनमें जो HTTP सर्विस है, FTP सर्विस है, मतलब काफी सारी, SCSI है, बहुत सारी सर्विसेज है, NTP सर्विस है, ठीक है, NTP सर्वर हम लोग बनाएंगे, फायरवॉल डी है, बहुत सारा है। तो वो जो उन सभी का जो सर्वर स्पेसिफिक जो डेटा है वो आपकी सर्विस SRV डायरेक्टरी में उसका डेटा होता है। उसके बाद है मीडिया। अभी मीडिया जो है, मीडिया एंड और एक डायरेक्टरी डेव करके। मीडिया मतलब मीडिया मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर हमारा पेन ड्राइव अगर हम लोग ये इंस्टॉल कर दें, पेन ड्राइव लगा दें हमारे लैपटॉप को,
तो क्या होगा कि आपका जो पेन ड्राइव है वो, अगर आप विंडो सिस्टम में अगर पेन ड्राइव लगाओगे तो वो ड्राइव डी, ड्राइव एफ ऐसा कुछ आएगा, ड्राइव जी ऐसा कुछ तो भी आएगा, ठीक है। मतलब वो उस ड्राइव में माउंट हो जाएगा, राइट। तो ये विंडो में होता है, लेकिन लिनक्स में तो ऐसे कोई ड्राइव होते नहीं है। लिनक्स में होता है सिर्फ डायरेक्टरी और फाइल्स, ठीक है। हर चीज जो है वो डायरेक्टरी है, वो फाइल है, ठीक है। तो आपका जो, आप जब भी मतलब पेन ड्राइव लगाओगे बाहर से, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया या फिर आपका एक्सटर्नल हार्ड क्या एचडीडी हो गया, एक्सटर्नल एचडीडी, तो ये सब चीज जब आप लगाते हो, यूएसबी डिवाइसेस, फ्लैश डिवाइसेस, ठीक है, तो इसका जो माउंट है, इसका जो माउंट पॉइंट है वो आपके मीडिया में होगा, ठीक है। मतलब देखो कि अगर आप विंडोज में अगर आप यूएसबी लगाते हो तो वो ड्राइव में आ जाता है, राइट। वो एक ड्राइव बनता है, उसके अंदर में आपका जो पेन ड्राइव है उसका पूरा डेटा आपको शो होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे लगाओगे तो सेम जो ड्राइव है यहाँ पे वो है डायरेक्ट मीडिया डायरेक्टरी है, मतलब मीडिया इज द माउंट पॉइंट, राइट। तो रिमूवेबल जो मीडिया है उसके लिए मीडिया जो है वो माउंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ गया आपका एमएनटी। अभी एमएनटी में क्या होता है? अभी एमएनटी में ये होता है कि अभी रिमूवेबल अगर मैं डिस्क मतलब रिमूवेबल डिवाइस अगर मैं अटैच करता हूँ तो वो आ जाएगा, माउंट पॉइंट हो जाएगा आपके मीडिया में, माउंट पॉइंट आ जाएगा मीडिया में, आपको जाना पड़ेगा वो चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मेरे सिस्टम के अंदर में हार्ड ड्राइव है, ठीक है, मैं बाहर से तो नहीं लगा रहा हूँ, मेरे सिस्टम के अंदर में मौजूद है हार्ड ड्राइव, और बहुत सारे जो डिवाइसेस है वो मेरे सिस्टम के अंदर में है, ठीक है। तो उनका जो माउंट पॉइंट है सिर्फ फिजिकल डिवाइस की बात नहीं है, कुछ वर्चुअल डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल डिवाइसेस भी होते हैं, कुछ रियल डिवाइसेस होते हैं, इंटरनली जो होते हैं मोस्ट, तो उन सब का माउंट पॉइंट जो है वो एमएनटी होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप यहां से उसे देख सकते हो, यहां से उसे मैनेज कर सकते हो। तो और आगे हम लोग चलेंगे टीएमपी। तो टीएमपी जो होता है वो टेम्पररी डेटा होता है, मतलब अगर कुछ प्रोसेस हो रही है तो रैम क्या करता है, कुछ चीजें जो है वो स्टोर करता है, टेम्पररीली उसका यूज करता है, ठीक है। तो वो हमारे टेम्प फोल्डर में होती है, तो यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी में होती है, टेम्पररी होता है। अगर मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूं तो क्या होगा कि टेम्प डायरेक्टरी में जो भी डेटा रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ डेटा हो आपका, तो वो आप प्लीज टीएमपी डायरेक्टरी में मत रखिए, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डेव में। अभी डेव में क्या होता है, डेव में मतलब वही वर्चुअल डिवाइसेस एंड रियल डिवाइसेस, इनकी फाइल्स स्टोर होती है हमारे डेव डायरेक्टरी में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था वर्चुअल डिवाइसेस एंड रियल डिवाइसेस जो है वो माउंट में, वो माउंट पॉइंट होता है उसका। तो वैसे ही यहाँ पे डेव जो डायरेक्टरी है उसमें रियल डिवाइसेस, वर्चुअल डिवाइसेस जो है उनकी जो फाइल्स है वो यहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद में आप आगे देख सकते हो कि dev tty एंड dev pts फाइल रिप्रेजेंट्स द कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज ए टर्मिनल और कंसोल अटैच टू द सिस्टम, ठीक है। अभी ये देखिए कंसोल जो है वो अटैच होता है आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। टर्मिनल, कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल, वो सिस्टम के साथ में आपका अटैच हो जाता है। तो वो आप dev/tty एंड dev/pts के अंदर में उसका डेटा होगा। उसके बाद में होता है dev/null। तो ये जो होता है dev/null, ये ब्लैक होल होता है, मतलब ब्लैक होल में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मतलब कोई भी डेटा, कितना भी डेटा आप वहां पे स्टोर करो, ठीक है,
अनलिमिटेड डेटा मतलब आप वहां पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप वहां से डेटा जो है वो रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये होता है dev/null। उसके बाद है हमारा proc मतलब प्रोसेस, ठीक है, मतलब कि आप बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं हमारे सिस्टम में, तो जो रनिंग प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगी /proc में, ठीक है। और कुछ इंटरप्ट्स अगर आपको देखने हो तो /proc/interrupts में आपको सभी इंटरप्ट की जो फाइल्स है, डेटा है, वो आपको यहां पर मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है sys मतलब सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम से रिलेटेड मतलब हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको sys में मिलेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए कर्नल क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। तो कर्नल प्रोसेस का जो मैनेजमेंट करता है, तो उस टाइम का जो, तो कर्नल क्या करता है, तो यहां से डेटा उठाता है, मतलब डायरेक्ट proc डायरेक्टरी से डेटा उठाता है जब भी उसे प्रोसेस मैनेज करना हो। लेकिन जब उसे डिवाइस मैनेज करना हो तो कर्नल क्या करता है, इंफॉर्मेशन यहां से उठाता है, हार्डवेयर मतलब /sys से उठाता है, राइट। तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए /sys हार्डवेयर का डेटा होता है, और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए /proc यहां पर प्रोसेस रिलेटेड डेटा होता है, रनिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है आपका यूएसआर मतलब काफी लोग यूजर करके इसे सोचते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली यूजर, ठीक है। ये होता है यूनिक सिस्टम रिसोर्सेस। ये यूजर के अंदर भी पता है कि एक हायरार्की होती है, जैसे कि मैंने आपको हायरार्की दिखाया था, स्लैश के अंदर में 19 डायरेक्टरीज, डिफरेंट डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। तो उन्हीं 19 डायरेक्टरीज के अंदर में एक /usr होता है, लेकिन अभी ये यूएसआर यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज, इसके अंदर में भी कुछ डायरेक्टरीज होती है, ये भी एक अलग से हायरार्की बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कैसे, इसमें है यूजर के अंदर में आपको बिन भी मिल जाएगा, इंक्लूड आ जाएगा, लीब आ जाएगा, sbin, हाँ, शेयर आ जाएगा, लोकल आ जाएगा, src। तो ये इतने सारे और फोल्डर है यूएसआर के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है, मतलब यहां पर भी बाइनरी फाइल बन रही है, यहां पर भी मतलब स्टैंडर्ड कुछ इंक्लूड सी फाइल्स, मतलब सी प्रोग्रामिंग की जो फाइल्स होती है एग्जीक्यूटेबल इंक्लूड की, तो वो यहाँ पर मतलब स्टोर हो रही है। यहाँ पर भी लाइब्रेरी है, इसके अंदर में एक अलग से लाइब्रेरी है, तो ये एक चीज है। उसके बाद में शेयर मतलब आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है। आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट मतलब डेटा जो है वो शेयर होता है, 32 बिट का और 64 बिट का, और डजेंट मैटर। उसके बाद में लोकल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जो है वो लोकली इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट से इंस्टॉल नहीं कर रहे, लोकली इंस्टॉल कर रहे हो, इट मीन्स दैट ऑल द यूजर प्रोग्राम्स दैट यू विल इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स विल बी इंस्टॉल्ड हियर, ठीक है। अगर आप लोकली उसे इंस्टॉल कर रहे हो तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके लोकल डायरेक्टरी में, राइट। उसके बाद में सोर्स, src मतलब सोर्स कोड, ठीक है। तो सोर्स कोड लाइक कर्नल सोर्स कोड विथ इट्स हेडर फाइल्स, तो यहाँ पे सोर्स कोड होता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसआर के अंदर में src नाम के जो फोल्डर है, यहाँ पे सोर्स कोड होता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वेरिएबल डेटा। अभी वेरिएबल डेटा मतलब ऐसा डेटा जो वेरी होता है, मतलब काफी बार चेंज होता है। तो आप ही सोचो कि मतलब वो कौन सा डेटा होगा जो हमेशा वेरी होता है, ठीक है। कौन सा डेटा होगा, ऑफ कोर्स लॉग्स होंगे। लॉग्स मतलब हमारे सिस्टम में जो कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसका एक हिस्ट्री, मतलब आप हिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हमको हिस्ट्री देखनी है, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, हमने एटीएम से कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, तो हमें पूरी हिस्ट्री हमें पता चलता है स्टेटमेंट में, ठीक है। इतने टाइम पे आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया, सब कुछ आपको वहां पे दिखता है। तो सेम यही चीज हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसे कहते हैं लॉग्स। मतलब आपने सिस्टम कब शुरू किया, कितने बजे शुरू किया, फिर क्या क्या हुआ, कौन सा सिस्टम शुरू हुआ,
कौन सा सर्विस मतलब स्टार्ट हो गया, कौन सा डीमन चल रहा है, क्या हो रहा है, आपने क्या क्या एक्शन परफॉर्म की है, वो उसका पूरा का पूरा जो डेटा है दैट इज कॉल्ड लॉग। ठीक है, तो ये लॉग फाइल्स जो है वो हमेशा चेंज होती है, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे और वो लॉग, उसका जो लॉग्स है वो जनरेट होगा। तो वो लॉग फाइल्स जो है वो आपके डैश वैर डैश लॉग, ठीक है, यहां पर आपकी लॉग फाइल्स सेव होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो कैश होता है, कैश भी स्टोर होता है आपके एप्लीकेशन वैर डैश कैश में। कैश तो आपको पता ही है कि मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज एप्लीकेशन है या फिर प्रोग्राम्स है जिसे हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो भी हम लोग इंटरनेट वेबसाइट कहाँ से भी, तो उसका जो कैश है, ठीक है, अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग जो भी मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक कैश फाइल बन जाता है, वो आपके वैर स्लैश कैश यहाँ पर सेव होता है। उसके बाद में है स्पूल, तो ऑफकोर्स वैर स्लैश स्पूल में स्पूल फाइल्स जो है वो यहाँ पे सेव होगी। तो इसमें क्या है कि मतलब ऐसे जो प्रोसेस है जो वेटिंग है, जिनकी प्रायोरिटी जो है वो मिनिमम है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिस भी प्रोसेस की, जिसकी प्रायोरिटीज कम है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वो आपके वेटिंग में रहेगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो वेटिंग में है, तो वही जो चीज़ें हैं, वही इंफॉर्मेशन है आपके स्पूल में स्टोर होती है। अगर मतलब आपने अगर प्रिंटिंग को, अगर आपने कुछ कमांड दी है प्रिंट करने के लिए लेकिन वो वेटिंग है, तो अगर आपको चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें वेटिंग है, तो आप वैर स्लैश पुल में जाके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है वैर स्लैश लिब। ठीक है, तो ये स्टेटस जो है डेटाबेसेस का, डेटा का जो स्टेटस है फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स रन, तो वो जो डायरेक्टरीज है, सॉरी फाइल्स है, वो इस डायरेक्टरीज में सेव होगी। उसके बाद में कुछ अदर डायरेक्टरीज है जैसे CD ROM है। ठीक है, अभी आपको पता है CD जो है वो भी रिमूवेबल है, राइट। तो अगर मैं CD इंस्टॉल मतलब मैं डालता हूँ CD, तो क्या होगा कि आपका जो मीडिया है, मीडिया में उसे माउंट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप पेन ड्राइव डालते हो तो ड्राइव G में आ जाता है। ठीक है, ड्राइव G बन जाता है वहाँ पे, और आप ड्राइव G को ओपन करते हो तो आपको पेन ड्राइव का पूरा डेटा आपको दिख जाता है। तो CD का, अगर CD का सेम है, CD आप इंस्टॉल करते हो तो फिर क्या होता है कि मीडिया स्लैश मीडिया, ये रिमूवेबल डिस्क है, तो स्लैश मीडिया में आपका माउंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको और एक उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड CD ROM। तो CD ROM करके भी एक डायरेक्टरी है, इसको भी आप माउंट पॉइंट आप बना सकते हो। उसके बाद आता है रन। ठीक है, तो स्लैश रन जो है वो रनिंग डीमंस जो है वो आपको शो करता है। ठीक है, आप स्लैश रन डाल दो और जो भी डीमन मतलब बैकग्राउंड में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे, जितने भी सर्विसेज चल रही होगी, वो सभी बैकग्राउंड की सब क्या क्या चल रहा है वो सब आपको स्लैश रन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में और एक लास्ट वाला है, दैट इज लॉस्ट प्लस फाउंड। लॉस्ट प्लस फाउंड में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, ठीक है, आपका सिस्टम खराब हो गया, क्रैश हो गया, तो फिर क्या होता है कि डेटा जो है वो रिकवर करने का भी एक मतलब आपके सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि लिनक्स फाइल सिस्टम चेकर करके एक मैकेनिज्म है, वो क्या करता है कि जो भी लॉस्ट वाला डेटा है उसे रिकवर करता है, और वो जो रिकवर वाला जितना भी वो रिकवर कर सकता है उतना पूरा रिकवर करता है। ठीक है, तो फिर तो वो जो रिकवर हुआ वाला जो डेटा है वो स्टोर होता है स्लैश लॉस्ट प्लस फाउंड नाम की डायरेक्टरी में। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मतलब जो डेटा वो रिकवर कर रहा है वो मतलब बराबर डेटा है, मतलब वो डेटा आप
उसे मतलब ये कर पाओगे, आप उसका यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो फाइल ओपन होगी नहीं होगी, कांट से, बिकॉज आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली क्रैश हो गया, तो उसके वजह से कुछ फाइल्स जो है वो करप्ट हो सकती है, बट स्टिल यू विल फाइंड रिकवर्ड डेटा हियर लॉस्ट प्लस फाउंड में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।